काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। क्या गार्डन की सफाई भी करनी है? पूरा किचन गंदा है और भी बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, मैं कल ही आती हूँ। क्या करूँ, करना पड़ेगा काम। प्लीज माँ जी मुझ पर मत गुस्सा करिए, मैं आती हूँ। सुबह का समय है। संतोष जी हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मधु और नेहा दोनों रसोई में घर में खाना पका रही हैं। गर्मी के इस मौसम में मधु और नेहा का बुरा हाल है। तभी नेहा कहती है, हे भगवान, कितनी गर्मी है, मुझसे तो इतनी गर्मी सही नहीं जा रही। माँ जल्दी से आप रोटियां पकाओ, मेरी सब्जी तो पक चुकी है और मैं रोटियां बेल देती हूँ। आप जल्दी से तवा गरम करो और रोटियां सेको। अरे बेटा आराम से, इतना हड़बड़ा मत, ये सब तो चलता रहता है। अब तेरी शादी की उम्र है, अगर अब ऐसे नहीं करोगी और ये गर्मी को नहीं सहोगी तो फिर ससुराल में कैसे गुजारा होगा तेरा। अरे माँ, जब भी कुछ कहो आप तो शादी को बीच में ले आ देती हो। अरे क्यों ना लेकर आऊं शादी को बीच में, आखिर तेरी शादी की उम्र हो गई है। तेरे पापा ने कोई अच्छा रिश्ता ढूंढा है, पूछना पड़ेगा। मधु और नेहा दोनों आपस में बात करते हुए खाना पकाती हैं। नेहा जल्दी जल्दी रोटियां बेल रही थी, वहीं मधु तवे पर रोटियों को सेकती जा रही है। दोनों मिलकर 10-25 रोटियां बनाती हैं और फिर उसके बाद सब्जी को भी एक कटोरे में निकालती हैं और डाइनिंग टेबल की ओर जाती हैं, जहां संतोष जी पहले से बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। मधु जी और नेहा दोनों खाने को टेबल पर रखती हैं। तभी संतोष बोलते हैं, आहा, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। मैं तो काफी देर से यहाँ बैठा हुआ था और खाने का इंतजार कर रहा था। आखिर नेहा बिटिया खाना इतना अच्छा बनाती है कि बस रहा ही नहीं जाता। हाँ और क्या, आज आपकी बेटी नेहा ने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई, बहुत स्वादिष्ट है, देखिए ना। अरे बस करो माँ, इतना भी कुछ खास नहीं है। सभी खुश होते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी मधु जी नेहा की शादी की बात छेड़ती हैं। अच्छा, वैसे संतोष जी आपने बताया नहीं, आपने नेहा के लिए कोई रिश्ता ढूंढा था ना, क्या हुआ उसका? अरे हाँ, मैंने अपने दोस्त से पता किया है, वो लोग अच्छे हैं और उनका छोटा बेटा राहुल भी अच्छा कमाता है और उसका अच्छा खासा बिजनेस भी है। और मैंने शादी के बाद के लिए भी बोल दिया है। उन्होंने बताया है कि अगले महीने ही वो सही मुहूर्त देखकर शादी कर लेंगे। अरे वाह, बोलो गणपति बप्पा मोरया। बस बप्पा करे मेरी बेटी के भाग खुल जाए, सब सही रहे। अरे माँ बस करो, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे अगर 1 महीने बाद मेरी शादी है तो उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। अरे तो और क्या, हम आज ही बाजार जाएंगे और ढेर सारा सामान लेकर आएंगे। आखिर मेरी बेटी की शादी जो है। मधु जी के घर में खुशियों की लहर आ जाती है, और आखिर आती भी क्यों ना, क्योंकि मधु जी और संतोष जी की नेहा इकलौती बेटी है। मधु जी और नेहा दोनों मिलकर और बांटकर आपस में काम करती थी और हमेशा खुशी खुशी रहती थी। पर क्या ससुराल में वो खुशियां मिल पाएंगी? कुछ ही दिनों में नेहा की शादी हो जाती है और आज नेहा का गृह प्रवेश था। नेहा और राहुल दोनों साथ में खड़े थे और घर में काफी रौनक थी। तभी नेहा की सास सीमा जी कहती हैं, ओफो, कहाँ मर गई या फिर गुलछर्रे उड़ा रही है क्या? मन्नत, जल्दी बाहर आ। भगवान कसम, ऐसी बहुओं से बाज आए हम। अरे गोपी गंवार कहाँ मर गई? दोनों की दोनों इतनी निकम्मी है कि गृह प्रवेश के लिए बहू सामने खड़ी है और ये देखो ना यहाँ कुमकुम की थाली और ना ही आरती की कोई थाली है। सही कहा लता दीदी, अब क्या हम लोग अपने हाथ में दिए जलाकर इनकी आरती उतारे और कुमकुम के लाल पानी के लिए हम अपना खून डाल दे? बदतमीज, जल्दी आओ। नेहा अपनी दोनों सासों का ऐसा रवैया देखकर काफी हैरान थी। घर के सभी सदस्य आसपास खड़े थे पर कोई हिलने का नाम नहीं ले रहा था। घर की बेटियां तो मानो एक जगह थम सी गई हों। तभी मन्नत और गोपी भागते हुए आती हैं। मन्नत के हाथ में आरती की थाली थी तो वहीं गोपी के पास कुमकुम के पानी का एक बड़ा सा थाल था। हे भगवान, ये मरीजों की तरह क्यों आ रही हो? क्या डेंगू मलेरिया हो गया तुम लोगों को? हैं? ऐसा लग रहा है जैसे अगली बार से मुझे तुम लोगों के लिए मालगाड़ी भेजनी होगी, उसी में बैठकर आ पाओगी तुम लोग। क्या करे माँ जी, थाली मिली नहीं रही थी, उसके बाद माचिस गायब। इन्हीं सबके चक्कर में देर हो गई। कुमकुम और पानी को मिलाने में वक्त लग गया माँ जी, माफ कर दीजिए, बस ला ही रही थी, काफी भारी है ना इसीलिए देर हो गई थोड़ी सी। वाह गोपी गंवार, कम से कम बहाने तो ऐसे दो कि जो इंसान मान भी पाए। कुमकुम और पानी घोलना था ना कि तेल और पानी घोलना था। ऐसे बेगैरतों वाले बहाने बनाती है, कोई हद नहीं। हे भगवान, तुम लोग कितना चिक करोगे? अब जल्दी से आरती करोगे और गृह प्रवेश करके बहू को अंदर लाओगी या फिर उसको वहीं बाहर रखने का इरादा है? अरे हाँ सासू माँ, कर रहे हैं। अरे क्या करती हूँ? बहू के सर में हमारे खानदानी चुनरी कहाँ है? अरे वो तो मैं कार में ही भूल गई। जा मन्नत, जल्दी से लेकर आ। अरे रुको रुको मन्नत, बहू दिमाग नहीं रहा क्या अब तुम सभी में? अभी बहू घर के अंदर नहीं आई तो घर के बाहर भी कोई नहीं जा सकता।
एक तो इतने कायदे, इतने उसूल, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग आर्मी में हैं। जाओ बेटा जाओ, नेहा तुम ही लेकर आओ। नेहा बाहर आती है और कार का दरवाजा खोलती है और खानदानी चुनरी निकालती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसा ससुराल है। अभी तो मैं घर के अंदर गई भी नहीं हूँ और पहले काम ही थमा रहे हैं, और इतना गरम दिमाग, कितना गुस्सा, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अभी मैं जाती हूँ अंदर, वरना फिर से सब चिल्लाएंगे। नेहा हड़बड़ाकर अंदर भागती है और खानदानी चुनरी सिर पर डालती है। सीमा नेहा की आरती उतारती है। नेहा अपने पैर कुमकुम के पानी में डुबोती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के सभी सदस्य लिविंग एरिया में आकर बैठते हैं। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि शादी सही से हो गई। अब तो बहुत थकान है, थोड़ा एक कप चाय हो जाती तो मजा आ जाता। अरे आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, एक कप चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। अरे मन्नत बहू चाय बना, और नेहा बहू तू भी मन्नत के साथ जा, तुझे भी रसोई घर के बारे में चीजें पता चलेंगी। माँ जी इन कपड़ों में। इन कपड़ों से क्या मतलब है तेरा? अरे भाई क्या अपना किचन में जाने के लिए भी तेरे लिए गरारा और शरारा सिलवाऊं? नहीं माँ जी, बहुत हैवी लहंगा है ना, रसोई घर में संभाला नहीं जाएगा। आजकल के बच्चे भी ना इतने छुई मुई हैं। अरे बेटा बस चाय नाश्ता ही लेकर आना है तुम्हें, वहां पर चक्की नहीं चलानी है। नेहा शांत हो जाती है और चुपचाप अपना लहंगा संभालकर किचन की ओर चली जाती है। तभी दूसरी तरफ घर की बेटियां सिम्मी और पायल तीनों अपनी अपनी फरमाइशें रखती हैं। तीनों एक कमरे में बैठी हुई हैं और निया आवाज लगाती हुई बोलती है, अरे कोई है क्या? सुनो, मन्नत भाभी, गोपी भाभी, या फिर अगर नेहा भाभी खाली हो, आप कोई है? हॉल में गोपी सामान संभाल रही थी। तभी लता उसे देखकर चिल्लाकर बोलती है, अरे गोपी तू तो सच में वही टीवी वाली गंवार गोपी है। तेरे कान बचक गए हैं या फिर तेरे कान के पर्दे ही नहीं है जो तुझे सुनाई नहीं दे रहा? देख निया, सिम्मी और पायल तुझे बुला रही है, कुछ काम है, जल्दी जा। जी मैं जा रही थी। गोपी भागते हुए अपनी नंदों के कमरे में जाती है जहां निया उसे बोलती है, भाभी एक काम करिए, आप गर्म पानी लेकर आइए, याद रखिएगा बहुत ज्यादा गर्म ना हो। जी ठीक है, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। गोपी भागती है और गीजर से बाल्टी में पानी भरती है और अपनी नंदों को कमरे में जाकर उन्हें देती है। सभी गर्म पानी में अपने पैर डालती हैं और पेडिक्योर का आनंद लेती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रसोई घर में खड़ी मन्नत चाय बना रही थी और नेहा अलमारियां चेक कर रही थी और नाश्ते के लिए बिस्किट और नमकीन निकाल रही थी। तभी नेहा अपनी जेठानी मन्नत से बोलती है, मन्नत भाभी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ नेहा, क्या बात है? दरअसल मुझे सबका बोलने का तरीका और ये सारी चीज समझ नहीं आई, यानी आप लोग इतना काम कैसे कर लेती, वो भी इतने प्रेशर में। उफ, अब क्या बताया जाए, यहाँ धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी नेहा। इस घर की बहुएं नौकरानी की तरह रहती हैं। क्या मतलब? सारी बहुएं नौकरानी की तरह रहती हैं? ये तो सही बात नहीं है। मन्नत और नेहा आपस में बात कर ही रही थी कि तभी बाहर से सीमा, लता और घर के बाकी सदस्यों के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। हे भगवान, इन लोगों ने तो बस गांठ बांध ली कि कोई भी काम सही से करना ही नहीं है। अभी गृह प्रवेश करने में आधा घंटा लगा दिया, अब ये चाय कब बनेगी? अरे बीरबल की खिचड़ी चढ़ा दी क्या? 2 घंटे से अभी तक रसोई में घुसी हुई है या फिर बिस्कुट की फैक्ट्री खोल दी। हाँ सासू माँ बस आ रही हूँ, बस हो गया। मन्नत एक ट्रे उठाती है जिसमें चाय रखी हुई है और दूसरी ट्रे नेहा लेकर आई जिसमें नाश्ता था। दोनों नाश्ता और चाय लेकर सबके सामने रखते हैं। तभी सभी चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। तभी लता चाय में नुस्ख निकालते हुए कहती है, छी मन्नत, अब ये तूने क्या बना दिया? चाय बोला था काढ़ा, नहीं इतनी काली चाय लेकर आएगी, मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अरे इन लोगों के पास दिमाग ही नहीं है, अपने मायके भूल आई दिमाग। पर नेहा बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए याद रखना कल तुम्हें कायदे से काम करना है और रसोई घर को अच्छे से संभालना है। कल कई सारे मेहमान आने वाले हैं। जी माँ जी, बोल तो ऐसे रहे जैसे अभी तक मुझे एक भी काम नहीं बोला। आते साथ ही रसोई घर में भेज दिया। अब कल कौन सी पहली रसोई हुई? कल तो मेरी दूसरी रसोई होगी। खैर कौन ही समझाए इन सभी को। नेहा चुपचाप अपने मन में ऐसे ही बातें करती है। कुछ ही देर में सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ शर्मा निवास में दूध वाले की घंटी बजती है और ये घंटी नेहा की किस्मत बदलने वाली थी। सुबह सुबह घर की बहुएं उठ जाती हैं और पायल की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। तभी सीमा और लता अपने अपने कमरों से चिल्लाकर बोलती हैं, अरे मन्नत, नेहा, गोपी सब मर गए क्या? अरे दूध वाला अखबार वाला है, जल्दी सब काम करना शुरू करो। तुम लोगों को हमें रोज रोज बताना पड़ता है, एक दिन तो खुद से उठ जाया करो। कुछ ही देर में घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं और आज क्योंकि नेहा की पहली रसोई थी
इसलिए घर में काफी चहल पहल थी और मेहमान भी आए हुए थे। आसपास के लोग और कुछ पड़ोसन भी थीं, गायत्री, गीतांजलि, रश्मि और भी कई सारे लोग। तभी सीमा और लता और चंदा जी सभी मिलकर नेहा को एक लंबी चौड़ी खाने की लिस्ट बताने लगती हैं। देखो नेहा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम्हें बहुत सारा खाना बनाना होगा और अच्छा भी बनाना होगा। जैसे कि पनीर की 2-3 तरीके की सब्जी, जैसे मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर। और हाँ, जीरा राइस बना लेना, साथ ही मंचूरियन राइस भी होने चाहिए, वेज बिरयानी बना लेना। और मीठे में भी कुछ बना लेना। तुम लोग तो सिर्फ मसालेदार खाना ही बता रहे हो, मीठा भी बहुत जरूरी है। देखो तो बोल भी कौन रहा है, खुद को शुगर और मीठा की बात करी, क्या बताऊं इनको। एक काम करो बहू, तुम रसगुल्ला बना लो, साथ में गुलाब जामुन भी, खीर हलवे के साथ। और एक काम करो, तुम ना आइसक्रीम भी बना ही देना और साथ में फ्रूट कस्टर्ड बना लेना। बस इतना काफी है, हम लोग ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते और हम नहीं चाहते बहुओं पर बोझ बढ़े। तभी सीमा, लता और चंदा जी सभी वहां से चली जाती हैं और तभी नेहा खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लोग कितना काम कराएंगे। ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं कि कोई बोझ नहीं डाल रहे। ये बोझ नहीं तो क्या वरदान है। अब कैसे बनाऊंगी इतना सामान। नेहा परेशान होते हुए रसोई घर में जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो पनीर के छोटे छोटे पीस काटती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रूट कस्टर्ड के लिए नेहा दूध उबालती है और उसमें कस्टर्ड पाउडर डालकर उसे अच्छे से पकाती है और साथ में चावल को अच्छे से धोती है। जीरा राइस और मंचूरियन राइस बनाने के लिए एक तरफ जहां नेहा रसोई घर में व्यस्त थी, तो दूसरी तरफ घर के हॉल में सीमा, लता, चंदा और बाकी के घर के सदस्य मेहमानों को देख रहे थे। तभी कुछ औरतें सीमा और लता से कहती हैं, और वैसे आपकी सारी बहुएं बहुत काम करती हैं, बेचारी थक जाती होंगी। और क्या, सही कहा, देखो कितना काम है। वैसे आपकी बेटियां तो कुछ नहीं करती। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटियां ही तो काम करती रहती हैं। वो दरअसल बेटियां थोड़ा थक गई थी काम करते करते, इसीलिए आ गई थी सभी थोड़ी देर हवा खाने। अरे निया, सिम्मी, पायल, तुम क्या कर रहे हो? जाओ छोटी भाभी के साथ हाथ बंटवा लो और देखो जरा मन्नत और गोपी भाभी क्या कर रही हैं, उनकी भी मदद कर दो। हम लोग अपनी बहुओं को किसी प्रकार का कोई दबाव या बोझ नहीं डालते, हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। बेटियां और बहुएं तो एक ही होती है। हम लोग तो अपने घर में बहुएं नहीं बेटियां लेकर आए हैं। अरे वाह, ये तो वाकई अच्छी बात है। निया दिखावा करने के लिए रसोई घर जाती है और बस वहां फोन चलाने लगती है और एक कोने में खड़ी रहती है। तभी नेहा की नजर उस पर जाती है। तभी नेहा बोलती है, हश, मैंने तो सोचा कोई आएगा ही नहीं। थैंक यू निया, तुम आ गई मेरी हेल्प करने। एक काम करोगी मेरा? अरे भाभी आप काम करिए ना, मैं कोई हेल्प करने नहीं आई हूँ। वो बाहर माँ कह रही थी कि मेहमान है, इसी वजह से उन्होंने कह दिया, बस ऐसे दिखावे के लिए। मैं थोड़ी आपके साथ काम करूंगी, मैं तो इस घर की बेटी हूँ, बहू नहीं। हे भगवान, ये कैसा ससुराल है जहाँ बेटियों को रानी और बहुओं को नौकरानी की तरह रखते हैं। जैसे तैसे करके पसीने में भीगी हुई नेहा सारा का सारा खाना तैयार करती है। मन्नत और गोपी की मदद से नेहा सारा खाना बाहर लेकर जाती है और सभी को परोसती है और सभी मेहमान बड़े चाव से नेहा के हाथों का बना खाना खाते हैं। मेहमान नेहा के पकाए हुए खाने की काफी तारीफ करते हैं। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं और पूरा घर गंदा हो जाता है। सभी सदस्य लिविंग एरिया में बैठे हुए। तभी चंदा जी कहती हैं, भगवान देखो तो क्या हाल कर दिया इस घर का, इतना गंदा। चलो बहुओं काम पर लग जाओ, पूरे घर को चकाचक साफ कर दो। हाँ भाई सही कहा, देखो तो छी छी छी, ये सारे मेहमान सब गंदा करके जा चुके हैं, सब साफ सफाई कर दो। पर माँ जी मैं कैसे? मैं कैसे से क्या मतलब है? हाथ और पैरों में मेहंदी लगाकर बैठ गई क्या जो ऐसे बोल रही है? माँ जी हम लोग कब से काम कर रहे हैं, पूरे दिन से काम ही कर रहे हैं, हम लोग बहुत थक चुके हैं। तो क्या अब मैं यहाँ पर किसी टाटा बिरला को बुलाऊं ये सब साफ करने के लिए? माँ जी देखिए, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग अब ये काम कर सकते हैं तो अच्छा होगा, हमारा बोझ भी कम हो जाएगा। अरे अरे अरे, ये क्या कह रही है? क्या अब हम लोग काम करेंगे? हमारी बूढ़ी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं, हमने भी अपने वक्त में बहुत काम किया है, 60-70 लोगों का काम। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे कि ये पूरे अनाथ आश्रम को खाना देती थी। 60-70 लोग, चौल में रहती थी क्या ये? चलो अच्छा 10 मिनट तुम लोग आराम करो, फिर उसके बाद काम करना शुरू कर देना, वरना ये काम बढ़ता ही जाएगा। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे 10 मिनट में ना जाने हम लोग अपनी कितनी थकान उतार लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कैदियों को आराम करने को दिया जा रहा है। बहुएं कुछ देर आराम करती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया और दोबारा से काम पर लग जाती हैं। काम का ये बोझ देखकर सारी बहुएं परेशान थी। तभी मन्नत झाड़ू लगाते हुए अपनी देवरानियों से कहती है,
हे भगवान, कितना काम करना पड़ता है। मैं तो पागल हो गई हूँ। एक तो शादी, उसके बाद ये रस्में, बहुत थकान हो रही है। मैं तो कल ही मायके चली जाऊंगी कोई बहाना बनाकर। क्या मन्नत भाभी, आप मायके चली जाओगी? फिर काम का बोझ हम पर और पड़ जाएगा। मुझे भी अपने घर जाने का मन है। मैं तो बस अपने मायके में ही सुकून से रह पाती हूँ, यहाँ तो अधमरी लाश हूँ। क्या मतलब, आप सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे? तो फिर मुझे तो बहुत काम करना पड़ेगा। बस कुछ दिन की बात है नेहा, थोड़े दिन हम आराम करेंगे, फिर तू भी अपने घर चली जाना। इस तरह करके अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा दिन सुकून से अपने घर में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, बात तो सही है। अगले दिन सभी डाइनिंग टेबल में नाश्ता कर रहे थे, तभी मन्नत सभी से कहती है, वो दरअसल मुझे आज अपने मायके जाना है कुछ दिन। मैं वहीं रहूंगी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सही नहीं है। इसी वजह से उनको काफी तकलीफ हो रही है अकेले काम करने में। अरे तो कोई नौकरानी को रखवा ले समधन जी। वैसे मेरी उनसे बात अभी कुछ दिन पहले हुई थी, तब तो बिल्कुल सही थी। अरे माँ जी, आजकल का जमाना नया है, अब क्या हो जाए पता नहीं चलता। अचानक तबीयत खराब हुई। सीमा और लता न चाहते हुए भी हामी भर देती हैं और मन्नत उसी दिन अपने बैग में अपने सारे कपड़े रखती हैं, अपने मायके चली जाती हैं। उसके बाद घर में सिर्फ 2 बहुएं थी, गोपी और नेहा, जिन पर काम का बोझ और भी बढ़ चुका था। एक दिन जब नेहा घर की साफ सफाई कर रही थी तो गोपी रसोई घर में खड़े होकर खाना पका रही थी। तभी कमरे से पायल की आवाज आती है, अरे गोपी भाभी, नेहा भाभी, कोई है? अरे जल्दी से मेरे लिए खीरे काट कर लाओ, मुझे आंखों में रखना, मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं। हाँ, ला रही। गोपी जल्दी से खीरे को काटती है और जाकर पायल के कमरे में उसे दे देती है। तभी दूसरी तरफ से सीमा भी गोपी को काम बताती है। इन सब के चक्कर में रसोई घर में रखी हुई सब्जी जो गैस पे चढ़ी हुई थी वो जल जाती है और पूरे घर में बदबू फैल जाती है। तभी लता रसोई घर पहुंचती है और चिल्ला करके बोलती है, हे भगवान, अभी और क्या क्या गुल खिलाएगी तू गोपी? तूने पूरी सब्जी जला दी, पूरी राख कर दी, इतनी बदबू आ रही है। पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? सब पैसा बर्बाद कर दे हमारा। गोपी घर का ऐसा हाल देखकर परेशान हो जाती है और अगले दिन गोपी सभी से नाश्ते करते समय कहती है, वो दरअसल मुझे ना अपनी माँ के यहाँ जाना है, कुछ जरूरी काम है। मेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। अगर मैं नहीं गई तो कहीं कोई दिक्कत हो गई तो फिर सही नहीं होगा। घर वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे कि बताओ, बेटी की ससुराल से कोई नहीं है और बेटी भी नहीं आई। और क्या, तुम्हारे घर वालों को और कुछ तो आता है नहीं, यही करेंगे। ठीक है, चली जाओ तुम अपने घर। वैसे भी घर में एक नई बहू आ चुकी है, नेहा, वो हमारा ख्याल रखेगी। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं हूँ, ये सब संभाल लूंगी। हे भगवान, क्या संभाल लूंगी? 3 लोगों में यहाँ पर इतना काम रहता है, मैं अकेली कैसे करूंगी? बस भगवान मेरी रक्षा करे। नेहा के ऊपर पूरे ससुराल का काम उमड़ आया। घर में एक भी बहू नहीं थी। अकेले नेहा ने कुछ दिनों तक पूरे घर को संभाला था। जैसे तैसे करके वो काम तो कर रही थी। तभी एक दिन शाम का समय था, सभी चाय पी रहे थे। तभी सीमा के पास उसकी बेटी शिल्पा का फोन आता है। दूसरी तरफ शिल्पा अपने ससुराल में थी। तभी शिल्पा बोलती है, अरे माँ, मैं आ रही हूँ। क्या? अरे वाह मेरी बिटिया, जल्दी आ जा घर, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तू तो अपने भाई की शादी में भी नहीं आई। क्या करूँ माँ, तबीयत बहुत खराब थी और घर में कोई था भी नहीं, इसीलिए ख्याल तो रखना पड़ता। अब तो मेरी नंद आ गई है, इसीलिए मैं भी अपने मायके आ रही हूँ। वो अपनी माँ का ध्यान रखेगी और मैं आपका ध्यान रख लूंगी। अरे बेटी, कब आ रही है तू? ये तो बता, ताकि मैं सारी तैयारी करके रखूं। अरे माँ, पैकिंग हो गई, आज रात की ट्रेन है, कल सुबह तक मैं आ जाऊंगी। अरे वाह, ठीक है, आजा जल्दी से। ऐसा कहकर सीमा फोन काट कर रख देती है। तभी सभी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी सीमा घर की दोनों बहू को फोन करके बोलती है, अरे बस भी करो, आ जाओ, तुम्हारी नंद आने वाली है। कल घर में तैयारियां भी तो करनी है। अगली सुबह शिल्पा घर पर आ जाती है और साथ ही मन्नत और गोपी भी अपने अपने मायके से आ जाती है। घर में चहल पहल फिर से शुरू हो जाती है। सीमा और लता के ऑर्डर्स रुकने का नाम नहीं लेते। रसोई घर में मन्नत, नेहा और गोपी खड़ी हैं, साथ में लता और सीमा भी हैं। तभी सीमा जी कहती हैं, देखो मेरी बेटी आई है, इसलिए खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खाने के सारे व्यंजन होने चाहिए, हर चीज बनाओ जो तुम लोगों को बनाना आता है। पर इतना सारा कैसे? तुम 3 लोग हो, क्या अब खाना भी नहीं बना सकते? तभी वहां पर शिल्पा भी पहुंचती है। शिल्पा ये सारी चीज देखकर बोलती है, अरे इतना सब कुछ बनवाने की क्या जरूरत है माँ, भाभी ना थक जाएंगी। आप लोग इतना मत करो, आप लोग बस सब्जी रोटी बना लो जैसे नॉर्मल खाना होता है, और ज्यादा कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अरे शिल्पा बेटी, कभी कभी तो आती है तू। चल तू चुप रह, जल्दी तुम लोग खाना बनाना स्टार्ट करो, चलो शुरू हो जाओ। लता और सीमा वहां से चली जाती हैं। तभी शिल्पा अपनी भाभियों से कहती है, सॉरी भाभी, आप सभी को मेरी वजह से बहुत काम करना पड़ रहा है। हमें तो इसकी आदत है,
हमारा रोज का है। अच्छा, आप लोगों को कोई भी मदद चाहिए हो ना तो मुझे बता देना, मैं डाइनिंग एरिया में बैठी हुई हूँ सभी के साथ। आप लोग बस बताना, मैं काम कर दूंगी कुछ भी हो तो। सारी बहुएं किचन में काम करना शुरू करती हैं। तभी सब्जियां काटने की बारी आती है। तभी मन्नत बोलती है, अरे गोपी, सब्जियां क्यों काट रही है? एक काम करते हैं ना, ये सब्जी नंद जी और सासू जी को दे देते हैं। इतना सारा खाना बनाना है, थोड़ा सा मदद तो कर ही देंगे सभी। सब्जियां काटने का काम दे दे उन्हें, कौन सा उनको उठना है, बैठे बैठे काट देंगी। गोपी और नेहा सब्जियां लेकर डाइनिंग एरिया में आती हैं, जहां सभी बातें कर रही थी। तभी गोपी सब्जियां पकड़ाते हुए कहती है, नंद जी और माँ जी, क्या आप लोग ये सब्जियां काट देंगी? तब तक हम दूसरे कामों को निपटा लेंगे, इस तरह काम भी जल्दी हो जाएगा। अरे क्यों नहीं, लाइए मैं काट देती हूँ। रुक शिल्पा, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अरे मेरी बेटी 2 दिन के लिए आई है, तुम लोग उसको नौकरानी बनाना चाहते हो? खुद काट लेना सब्जी। 3 लोग होकर भी 2 जन का खाना नहीं बना पा रही हो, बताओ, शर्म की बात है। शिल्पा, तुम उनकी कोई मदद नहीं करोगी, तुम जाओ जाकर खाना बनाओ, खुद ही सारी सब्जी काटो। अरे माँ, कोई बात नहीं, मैं अपने ससुराल में भी काम करती हूँ, 4 सब्जी काटने से मैं नौकरानी नहीं बन जाऊंगी। मना कर दिया ना, मतलब मना कर दिया, बस कर, बार बार जिद मत कर। मैं ऐसा क्यों कर रही है भाभीयों के साथ, इतना बुरा बर्ताव? बेचारी घर की तीनों बहुएं रसोई घर में जाती हैं और काफी देर तक काम करती हैं। पसीने में उनके सारे कपड़े भीग चुके थे। घर का एक भी इंसान उनकी मदद नहीं करता है। सारी बहुएं सबको खाना परोसती हैं और सभी बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। तभी शिल्पा बोलती है, भाभी, आप लोगों ने खाना बहुत अच्छा बनाया। वैसे माँ, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना कल हम लोग रेस्टोरेंट चले। मैंने सुना है यहाँ पर नए नए रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो क्यों ना रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं, और इस तरह भाभीयों का काम भी आसान हो जाएगा और हम लोग घूम लेंगे और एंजॉय भी कर लेंगे। वैसे तेरी भाभीयों को इतना काम नहीं है, बट फिर भी अगर तू चाहती कि हम लोग घूमने चले तो कल जरूर चलेंगे। अगले दिन शाम का समय था और सभी लोग रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। घर की सभी बेटी निया, सिम्मी, शिल्पा और पायल सभी अच्छे से ड्रेस पहन रहे थे। कोई 1 पीस पहन रहा था तो कोई लंबा गाउन पहन रहा था। तभी मन्नत, नेहा और गोपी बोलती हैं, अरे वाह, आप लोग इतने अच्छे ड्रेसेस पहन रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे पास एक वेस्टर्न ड्रेस रखा है, वही पहन लो। मेरे पास भी 2 पीस वाला एक ड्रेस रखा है, सोच रही हूँ उसी को पहन लेती हूँ, अच्छा लगेगा। तभी पीछे से सीमा और लता आ जाती हैं और बहुओं की ये बातें सुनकर बोलती हैं, तुम लोगों का दिमाग सही है या नहीं? तुम लोग घर की बेटियां नहीं बहू हो, और बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, इसीलिए तुम लोग चुपचाप साड़ी पहनो, वो भी पल्लू के साथ। घर के बाहर जा रहे हैं, इसीलिए तुम लोगों को कायदे कानून मानने होंगे। अरे छोड़िए ना, पहन लेने दीजिए ना, कभी कभी तो बाहर जाते हैं सभी लोग, इतना भी क्या। भाभी आप लोग पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शिल्पा, तुम हमारे घर की बहुओं की बीच में और हमारे बीच में दखलंदाजी मत दो। वो ऐसे कपड़े नहीं पहन कर जाएंगे, वरना सासू माँ और चिल्लाएंगी। तुम लोग कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनोगी, सिर्फ साड़ियां ही पहनोगी। बहुएं ये बात सुनकर उदास हो जाती हैं और चुपचाप साड़ियां पहन लेती हैं। सभी लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना खाते हैं। वहां भी बहुओं की नहीं चलती, उनकी मंगाए ऑर्डर्स नहीं आते, बल्कि घर की बेटियों के मंगाए हुए ऑर्डर्स आते रहते हैं। रात हो जाती है और सभी खाना खाकर घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो सभी थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी सीमा और लता चिल्लाते हुए बोलती हैं, बहुत थक गई, बड़ी दर्द हो रही सिर में। अगर तुम लोगों के दिमाग होगा तो इतना पता होगा कि कहीं बाहर से इंसान आए तो उसे पानी और चाय दिया जाता। जल्दी जाओ किचन में चाय बनाओ, चाय के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता, क्यों सीमा? और क्या, बिल्कुल सही कहा बहन, चाय तो सब कुछ है। अरे भाभी आप लोग रहने दो, आप लोग भी तो हमारे साथ थक कर ही आई हो। माँ छोड़ो ना, थोड़ी देर बाद चाय पी लेना, या फिर रुको मैं ही बना देती हूँ। नहीं, तू कोई चाय नहीं बनाएगी, तू बेटी है, घर की बेटियां काम नहीं करती। नंद जी आप रहने दीजिए, मैं ही चाय बना कर लाती हूँ। सभी बहुएं रसोई घर में जाती हैं और सबके लिए चाय बनाती हैं। शिल्पा अपनी माँ और अपनी चाची का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत उदास थी और उसे भाभीयों का दर्द साफ नजर आ रहा था। अगले दिन शिल्पा रसोई घर में अपनी भाभीयों के पास जाती है और उनसे बोलती है, भाभी आप लोगों को कितना काम करना पड़ता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों का काम और बढ़ गया। अरे कोई बात नहीं नंद जी, आपने हमारे लिए बस थोड़ा स्टैंड ले लिया, वही काफी है। आप लोग बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? कैसा आइडिया? मैं सबके सामने जाकर बैठ जाऊंगी और आप लोग ना मुझे पीछे से कॉल कर देना। फिर उसके बाद मैं ना ऐसी बात करूंगी जैसे कॉल में मेरी सास है और वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं और मुझसे बहुत काम कराती हैं, और फिर उसके बाद मेरी माँ को और चाची को सबको समझ में आएगा कि खुद की बेटी के साथ जब बुरा होता है तो कैसा लगता है। सच में शिल्पा दीदी, आपने तो हमारा दर्द समझ लिया। बस भाभी हिम्मत नहीं हारनी है, मैं जाती हूँ, आप लोग मुझे कॉल करना। शिल्पा
जाकर सभी के सामने बैठ जाती है। तभी पीछे से नेहा कॉल करती है, साथ में गोपी और मन्नत भी थी। यहाँ पर शिल्पा का फोन बजता है। तभी सीमा कहती है, अरे शिल्पा बेटा देख किसका फोन आ गया, कहीं तेरे ससुराल से तो नहीं? अरे हाँ, मेरी सासू माँ का है। माँ 1 मिनट में बात करती हूँ। शिल्पा फोन उठाती है और नाटक करते हुए बोलती है, हेलो, नमस्ते माँ जी, बताइए क्या हुआ? सब सही है ना? क्या मुझे कल ही आना पड़ेगा? मेरी दूसरी नंद जी भी आ गई हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं आकर सारा काम समेटूंगी। मुझे पता है वो आपकी बेटियां हैं, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। क्या गार्डन की सफाई भी करनी है? पूरा किचन गंदा है और भी बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मैं कल ही आती हूँ। क्या करूँ, करना पड़ेगा काम। प्लीज माँ जी मुझ पर मत गुस्सा करिए, मैं आती हूँ। तभी शिल्पा फोन रख देती है और सीमा कहती है, देख तो लता, कितनी बुरी सास मिली है। मेरी बेटी को कितना काम कराती है नौकरों की तरह, और अपनी बेटियों से कोई काम नहीं कराती। बहुत बुरी है वो। माँ आपको पता है इसे कर्मा कहते हैं। जैसे आप बुरी सास बनी हैं और अपनी बहुओं के साथ अत्याचार करती हैं, इसी तरह आपकी बेटी के साथ भी बहुत अत्याचार होता है। और मेरी सास भी बेटी और बहू में बहुत ही ज्यादा भेदभाव करती हैं। शिल्पा की यह बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। चंदा जी, हितेश जी, रितेश जी सभी आसपास बैठे हुए थे। यह सुनने के बाद चंदा जी बोलती हैं, शायद शिल्पा बेटी सही कह रही है। तुम लोगों ने बहुओं पर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया। उसी के चलते देखो भगवान ने हमारी बेटी पर भी कितना बोझ दे दिया है। शिल्पा तुम सही कह रही हो, हम लोगों ने गलत किया बेटी और बहू के बीच भेदभाव करके। देखिए रिश्तों को मत बदलिए। ये मूवी और ड्रामा ने हमारे मन में यही भर दिया है कि बहू को बेटी बनाओ और लोग इस चीज का दिखावा करते हैं। अरे बहू का रिश्ता कोई खराब रिश्ता नहीं है। बहू बहू है, बेटी बेटी है, सास सास है और माँ माँ होती है। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। हर रिश्ते की अपनी इज्जत है, पर हाँ किसी रिश्ते को कम मत समझिए। आप ये सोचिए कि अगर वो आपकी बहू है तो वो किसी की बेटी भी तो है। कम से कम उसी की लाज रखिए। देखिए हम भी किसी के घर की बेटियां हैं, लेकिन हम आपको अपनी माँ बाप जैसा प्यार देते हैं, पर आप लोग नहीं। सही कहा भाभी, हमें भी अब ये सारी बातें समझ आ रही हैं। हम तीनों नंदे भी अब आपकी हेल्प करवाएंगी। आखिरकार आज सभी की आंखें खुल गईं और सबने बहुओं से माफी मांगी और शिल्पा ने भी सच्चाई बता दी कि वो कहीं नहीं जा रही है। और आखिरकार आज सच में शर्मा निवास में खुशियां आईं और दोनों सास ने तीनों बहुओं को प्यार से गले लगा लिया।